नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आधारित हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेटर, रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर, पीसीडीए के लेटर, डीपीडीओ के लेटर, कई सारे ऐसे दस्तावेज भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको सटीक जानकारी पता चलेगी। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, इन पेंशनर्स को और भी मिलेगा ओआरओपी 2 का एरियर। हजारों ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स का एक ऐसा तबका है जिनको मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स आज भी बचे हुए हैं जिनको सिर्फ आधा ही ओआरओपी 2 का एरियर मिला है। जी हां, सही बोल रहा हूं मैं। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो जुलाई 2019 तक जीवित थे, 2020 में 21 में जाकर के उनकी डेथ हो जाती है और उनका फैमिली पेंशन शुरू होता है। तो जब ओआरओपी 2 का एरियर का भुगतान हुआ तब फैमिली पेंशन के समय के दौरान का एरियर का तो भुगतान हो गया, लेकिन जो सर्विस पेंशनर जीवित थे उस समय के दौरान का भुगतान नहीं हुआ है। अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में हैं तो आप भी जाग जाइए, आप भी चेक करिए। बगैर आपके ग्रीवेंस डाले, बगैर आपके शिकायत किए आपको पीसीडीए की तरफ से उस एरियर का भुगतान नहीं होने वाला है। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, ये पीसीडीए का लेटर है, 15 मार्च 2024 का अभी का लेटर है और ये लेटर है नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ ओआरओपी के संदर्भ में, जो कि श्रीमती परवीन बानो जी का केस है। अब इस केस में क्या चीजें हैं दोस्तों जो सामने आई है, वो है कि ओआरओपी जब रिवीजन हुआ तो उसके बाद उनको 666 सर्कुलर का जो एरियर मिलना था वो पूरा एरियर नहीं दिया गया है। यानी कि जुलाई 2019 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का जो एरियर था वो सर्विस पेंशनर उस समय में जिंदा थे, उस समय में वो जीवित थे, उनका फैमिली पेंशन शुरू नहीं हुआ था परवीन बानो जी का। तो उस समय का जो एरियर है वो भुगतान उनको नहीं हुआ है। देखिए अब यहाँ पर जो पेंशनर को कॉपी किया गया वहां पर वो बातें लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अबव योर सीपीपीसी इज बीइंग अप्रोच्ड टू गेट द डिटेल्स ऑफ एरियर्स हैज नॉट बीन made against the EBIT PPO. Meanwhile, you may also liaise with the previous PDF bank and arrange to forward NPC along with the due drawn statement for our further necessary action. यानी कि आपको जो है, देखिए अब यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि it is pertinent to mention here that OROP area of 16 दिसंबर 2022 to 29 फरवरी 2024 has already been paid as a lump sum amounting to rupees 32,555। यानी कि स्पर्श ने जो है पेमेंट कर दिया है 2 मार्च 2024 को उनको 16 दिसंबर 2022 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक का जो एरियर था वो भुगतान कर दिया है। यानी कि फैमिली पेंशन के दौरान का एरियर का भुगतान कर दिया है, लेकिन उससे पहले जब सर्विस पेंशनर जिंदा थे उसका भुगतान नहीं हुआ है। आप जैसे यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लाइन में वो बात लिखा हुआ है। ये देखिए 1 जुलाई 2019 से लेके 15 दिसंबर 2022 तक का जो है ये एरियर भुगतान होना है। हालांकि 16 दिसंबर 2022 से लेके आगे भुगतान हो गया है, जबकि इनका जो कैलकुलेशन सीट है, ये देखिए इन्हीं का कैलकुलेशन सीट है, श्रीमती परवीन बानो जी का फैमिली पेंशनर होने के बाद का कैलकुलेशन सीट है। देखिए जुलाई 2019 से शुरू होकर के आगे जो है यहां तक का, देखिए जुलाई 2023 तक का ये कैलकुलेशन सीट है। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर ये टेबल आप देख पा रहे हैं, यहां पर उनका एरियर टू बी पेड में 1,15,944 रुपए दिखाया गया है, जिसमें से उनको भुगतान कितना हुआ है, जैसे आपने अभी ऊपर वाला देखा था, ये देखिए 32,555 रुपए भुगतान हुआ है। तो बैलेंस अमाउंट अभी भी भुगतान होना बचा हुआ है। इसी से मिलता जुलता और एक लेटर, ये देखिए ये डीपीडीओ ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। अब देखिए ये भी सेम वैसा ही केस है। ये देखिए जो सर्विस पेंशनर थे उनके दौरान का एरियर नहीं दिया गया, उनको फैमिली पेंशनर का तो दे दिया गया। ये देखिए जुलाई 2019 से लेकर के मई 2022 तक का एरियर जो कि 666 सर्कुलर के हिसाब से भुगतान होना था उसका बंद रहा था 69,611 रुपए, जिसका भुगतान नहीं हुआ। लेकिन उनको भुगतान कौन सा हुआ, उनको भुगतान हुआ 13,699 रुपए, और वो भुगतान हुआ दोस्तों ये देखिए मई 2022 से लेके 4 मई 2022 से लेके 28 फरवरी 2023 तक का, यहां तक का तो भुगतान हो गया। लेकिन जो है आप देखिए
जुलाई 2019 से 3 मई 2022 तक का जो भुगतान होना था वो भुगतान नहीं हुआ है। और कार्रवाई तब हो रही है जब पेंशनर खुद जाग रहे हैं, जब खुद सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल रहे हैं। उसके अलावा अपने आप कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए आप भी इस कैटेगरी के पेंशनर हैं तो जरूर आप भी जाग जाइए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड ने कहा एफएमए का 1000 हर महीने का मिलेगा एरियर, आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजें हमें। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो ना तो ईसीएचएस लेते हैं ना एफएमए लेते हैं, तो दोनों में से एक तो लेना चाहिए। प्रिफरेबली आप ईसीएचएस ले, लेकिन आपको अगर लागू है तो एफएमए भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में जब पेंशनर्स जागरूक होकर के अपना एफएमए का एरियर मांगते हैं, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस को भी कार्रवाई करना पड़ता है। अब रिकॉर्ड ऑफिस में 2 ऐसे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर से मांगे हैं। चलिए रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देख के समझते हैं। ये दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। रिकॉर्ड ऑफिस में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को भुगतान करने के लिए, उसका एरियर को भुगतान करने के लिए पेंशनर से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने के बाद ये डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। और रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे ये देखिए, नॉन मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ ईसीएचएस फ्रॉम स्टेशन हेडक्वार्टर and non-payment certificate from the bank to this office for onward submission to PCDA इलाहाबाद for grant of FMA। यानी कि 2 सर्टिफिकेटों की जरूरत है, एक तो नॉन मेंबरशिप सर्टिफिकेट और दूसरा जो है दोस्तों नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, जो कि एक स्टेशन हेडक्वार्टर से और एक मिलेगा सीपीपीसी यानी कि बैंक से। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 4% डीए बढ़ोतरी और जनवरी से लेकर फरवरी के एरियर भुगतान के समय को लेकर के वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय का निकल गया है आदेश। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक दोबारा से आदेश निकाला है और रेल मंत्रालय का भी आदेश निकला है, जिसमें जो 2 महीने का हमारा एरियर है 4% बढ़ोतरी की, वो कब भुगतान होगा वो क्लैरिफाई किया गया है। चलिए दोनों लेटर्स देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय का लेटर 14 मार्च 2024 का और डीए की बढ़ोतरी के संदर्भ में, जो कि सीडीए पैटर्न के जो एम्प्लॉय हैं उनके डीए के बढ़ोतरी के संदर्भ में 40% से 50% हो गया डीएडीआर। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो कि पिछले आदेशों में भी आपने देखा था, ये जो 5 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं यहां पर, वो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जिसमें वित्त मंत्रालय ने फिर से इस बात को क्लियर कंफर्म किया है कि द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस अलाउंस shall not be made before the date of disbursement of salary of मार्च 2024। यानी कि मार्च 2024 का जब पेंशन या पेमेंट का भुगतान होगा, उसके बाद ही जो 2 महीने का एरियर है उसका भुगतान होगा। अब सेम चीज जो है रेलवे मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया है, उसका आदेश देखते हैं। ये जो आदेश देख पा रहे हैं 15 मार्च 2024 का, जो कि रेलवे मंत्रालय का, ये देखिए रेल मंत्रालय का आदेश है। और इस आदेश में भी महत्वपूर्ण वही बात है दोस्तों, 5 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं। अब इस पैराग्राफ में वही बताया गया है, महंगाई भत्ते का बकाया का भुगतान मार्च 2024 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। यानी कि अब ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि हमें अप्रैल के महीने में ही एरियर मिलेगा, जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई है उसका एरियर मिलेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, बड़ी खबर, पेंशन सुधार को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय का राज्यों से चल रहा है विचार विमर्श। जी हां दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि केंद्र के वित्त सचिव के उनके अगुवाई में एक कमेटी बनी हुई है जो कि पेंशन सुधार के ऊपर काम कर रही है। अब उनका जो है जेसीएम यानी कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो स्टाफ साइड है, उनके साथ कई सारे मीटिंग्स हुए हैं। अब उन मीटिंग्स के बाद अब उस कमेटी ने यह जानकारी दी है कि अब राज्यों के साथ, जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ डिस्कशन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। तो चलिए जो वित्त मंत्रालय का जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर को देख के समझते हैं कि क्या है बात। दोस्तों जो पेंशन सुधार के लिए बातचीत चल रही है, ये 15 मार्च का लेटर है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उससे जुड़ा हुआ ये लेटर है दोस्तों। पेंशन सुधार यानी कि एनपीएस को बदल के ओपीएस या कुछ ऐसा जो है सिस्टम लागू किया जाए जिससे कि पेंशनर को अच्छा पेंशन मिल सके। अब उसके ऊपर जो कमिटी चेयर्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि जो वित्त सचिव है उनके चेयरमैनशिप में जो मीटिंग्स हुई हैं उसका ब्यौरा इसमें दिया गया है। और इस लेटर में महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या कही गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण 2 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे दोस्तों, जहां पर वित्त मंत्रालय ने इस बात को माना है कि द कमिटी हैज engaging with the staff side of the JCM joint consultative machinery and has had meeting on 9 जून 2023 को मीटिंग हुआ, 5 जुलाई 2023 को मीटिंग हुआ और अभी रिसेंटली 14 मार्च 2024 को भी एक मीटिंग हुआ है। द इश्यूज रेज्ड हैव बीन टेकन नोट ऑफ बाय द कमिटी यानी कि कमिटी ने इस बात की संज्ञान ली है, इन जो इश्यूज जो रेज किए गए स्टाफ साइड की तरफ से उनके पॉइंट्स को संज्ञान में लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए दोस्तों कि द कमिटी इज एक्टिवली कंसीडरिंग द मैटर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि
कमिटी जो है, जो राज्य सरकारें हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करके, उनके साथ बातचीत करके कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई नतीजा लेने वाली है। ऐसी जानकारी इस लेटर में दी गई है दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, चलिए एसीपी और एमएससीपी पाने के लिए ये कार्रवाई करते हैं, ये लेटर भेजिए, एसीपी भी और एमएससीपी भी मिल जाएगा जिनको भी लागू है। जी हां दोस्तों, आज के डेट में भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको या तो एसीपी या तो एमएससीपी लागू है, लेकिन उनको जानकारी ना होने की वजह से नहीं मिल रहा है, या तो जानकारी हो भी जाए तो उनको इस बात की असमंजस है कि वो कार्रवाई क्या करें, कैसे लिखें, किसको लिखें। तो चलिए आज के इस जो वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा दूंगा, लेटर, ब्लैंक लेटर, खाली लेटर, जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मैं लिंक रख दूंगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक 4 पेज आपको डाउनलोड होंगे आपके लिए जो एप्लीकेबल है। अगर आप एसीपी के लिए करना चाहते हैं तो एसीपी का करिए, आप अगर एमएससीपी के लिए करना चाहते हैं तो एमएससीपी का लेटर भरिए, आप अगर फैमिली पेंशनर हैं तो वहां पर चारों लेटर देखिए, एक फैमिली पेंशनर के लिए 2 लेटर हैं और सर्विस पेंशनर के 2 लेटर हैं, एक एसीपी का एक एमएससीपी का। तो आपके लिए जो भी लागू है उसको प्रिंट आउट निकालिए, भरिए, उसको सीपी ग्राम्स में डालिए या लेटर बना करके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजिए। चलिए मैं लेटर को एक बार दिखा देता हूं, कैसे भरना है वो भी आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों, ये वो लेटर का नमूना है जो आपने आपके एमएससीपी या एसीपी केस के लिए भेजना है रिकॉर्ड ऑफिस को। अब मैं आपको समझा देता हूं आपने क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। पहला वाला ये जो लेटर है दोस्तों, ये सर्विस पेंशनर के लिए, एमएससीपी के लिए, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं एमएससीपी के लिए, यहां पर टोटल आपका डिटेल्स आएगा, यहां पर आपका रिकॉर्ड ऑफिस का डिटेल्स आएगा, यहां पर आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो भी नंबर है वो आएगा, यहां पर आपका रैंक, यहां पर आपका नेम आएगा, और आपका आगे मैं बताता हूं आगे एनरोलमेंट का डेट वगैरह यहां पर अब बताता हूं आपको। यहां पर आपका एनरोलमेंट का डेट, यहां पर आपका रिटायरमेंट का डेट, और आपका जो पीपीओ है, लेटेस्ट पीपीओ नंबर, अगर स्पर्श में माइग्रेटेड है तो स्पर्श का पीपीओ नंबर यहां आएगा, और आई हैड कंप्लीटेड इतना इयर्स ऑफ सर्विस, आपने कितना साल सर्विस टोटल आपने किया वो यहां पर लिखना है। बाकी चीजें पूरा अंग्रेजी लिखा हुआ है, यहां पर आपने साइन करना है, और इसी का जो है फोटो खींच करके आप सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, या तो फिर आप जो है इसको ईमेल कर सकते हैं, लेटर बना के भी रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सकते हैं। ये तो रहा एमएससीपी के लिए जो सर्विस पेंशनर का। अगला जो फॉर्म आपको दिखेगा, ये जो लेटर है, ये सेम वैसे ही भरना है दोस्तों। ये एमएससीपी के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, ये देखिए फैमिली पेंशनर्स के लिए आगे अगला पेज में आपको दिखेगा, ये देखिए सेम चीजें वही भरनी है। ये एसीपी के लिए दोस्तों सर्विस पेंशनर का, और अगला जो दिखेगा आपको ये दोस्तों, ये देखिए ये एसीपी के लिए फैमिली पेंशनर्स का। तो कुल मिलाकर के 4 लेटर है, इसका आपको डाउनलोड करने के लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पूरा लेटर, चारों के चारों लेटर डाउनलोड होंगे, उनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसका प्रिंट निकालिए, भरिए, फोटो खींचिए और भेज दीजिए, या तो फिर आप बाई पोस्ट भी भेजेंगे रिकॉर्ड ऑफिस को, तब भी चल जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था, आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।